हेलो एवरीवन। ये हमारा एस्से पर लेक्चर 7 है। इसमें हम देखेंगे कि फिलोसफिकल एस्से किस तरह से लिखने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये गलती करते हैं कि जो फिलोसफिकल एस्से होता है वो उसी वे में उसको लिख कर आते हैं, या फिर जिनका भी फिलोसफी ऑप्शनल होता है तो वो उसको फिलोसफिकल वे में लिख कर आते हैं, जिस रीज़न से मार्क्स जो होते हैं वो बहुत कम ही मिलते हैं। तो इसमें हमें इस तरह की गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसमें हमें जो हमारा वर्तमान संदर्भ में जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी जिसे भी हम देख रहे हैं, उसको अपने स्टैटिक पार्ट से कनेक्ट करके उसको मतलब व्यवहारिक प्रैक्टिकल लिखना होता है। जो फिलोसफिकल ऐसे होता है उनको, तो ये हम कैसे समझेंगे, अब वो हम पीवाईक्यू देखेंगे कि पीवाईक्यू से समझेंगे कि हमें किस तरह से फिर लिखना चाहिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिए। जैसे ये पीवाईक्यू आया था, स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र हैं। करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर 2 कीज टू सक्सेस। तो पहले आप सोचो कि मतलब स्वीकारोक्ति का साहस, ठीक है, हमें कुछ स्वीकार करना है और उसमें फिर सुधार करना है, उससे क्या होगा, हमें सफलता मिलेगी। तो हमें 2 मंत्र क्या है कि स्वीकार करो और उसको फिर साहस दिखाओ और उसमें सुधार करो। तो अब हमको ना एग्जाम्पल ढूंढने हैं कि कहाँ कहाँ पर लोग हैं जो पहले फेल हुए हैं, फिर उसके बाद या फिर कुछ भी अपना अपना सिलेबस पढ़ते हैं, उसमें सोचो कि कहाँ कहाँ पर हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है, उसमें सुधार करने की वो ज़रूरत है, जिससे हम उसमें सफलता हासिल कर सके। तो या फिर इसमें हम किसी व्यक्तियों के एग्जाम्पल से इसको समझा सकते हैं। तो पहले आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करो और सोचो कि हम इसमें क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं। जो पॉज करके सोचेगा वो सच में सीखना चाह रहा है चीज़ों को। अगर आप ऐसे ही सीधे वीडियो देखोगे तो आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि हमें अपने सोचना बहुत मल्टी डायमेंशनल विकास करना है हमारा, ठीक है। कम से कम कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना सीखना है, तो वो तभी होगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोचने पर ध्यान देंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने एक इंट्रो इसका रेडी कर दिया है कि पहले हम, क्योंकि जो लाइन है उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम सफलता शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कई चीज़ें आती है। सफलता की कई व्याख्याएं हैं, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। सफलता की कई परिभाषाएं, हालांकि सफलता हमेशा चुनौतियों, कठिनाइयों और कभी कभी निरंतर विफलताओं से चिन्हित होती है। सफलता की परिभाषा एक नहीं हो सकती और सफलता मार्ग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है, लेकिन कुछ प्रमुख सिद्धांत है जो हर किसी की सफलता में समान रहते हैं, जो स्वीकार करने का और साहस और सुधार करने के लिए समर्पण है। मतलब हमें ये तो है कि हाँ ठीक है, सफलता लोगों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन एक रास्ता है जो सभी में समान है, जो स्वीकार करने का साहस और सुधार करने के लिए समर्पण है। तो ये सफलता का क्या है, मंत्र है। तो उसको हमने लाके ऐसे से अपने कनेक्ट कर दिया। अब आप एग्जाम्पल सोचो, अगर आपने पहले पॉज नहीं करा तो आप सोचो कि हमें इसमें किस किस को ऐड कर सकते हैं। तो सुनो, अब जो अशोक था, जब उसने नरसंहार वाली इतने सारे जब लोग मर गए तो सफल तो वो हो गया उस युद्ध में, तो लेकिन उसके बाद उसने जो धमकी नीति को अपनाया, तो वहाँ पर उसने अपनी ये जो गलती उसने की थी, जिसके कारण बहुत सारी जो मानव लोगों की जान चली गई थी, तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पे उस चीज़ को स्वीकार किया और अपनी धम्म नीति का प्रचार किया, जिससे क्या हुआ, समानता, भाईचारा, है ना, समावेशी विकास, इन सब पर ध्यान दिया गया। ठीक है, ऐसे सोचना है। चलो अब देखते हैं। और अब देखो, थॉमस एडिसन, ठीक है, इनके बारे में सब जानते होंगे। इन्होंने क्या कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने अभी 10,000 तरीकों की खोज की है जो काम नहीं करते हैं। सुधार के लिए, अब सुधार के लिए उनकी अटूट जो प्रतिबद्धता थी, अंततः उन्हें अपने अभूतपूर्व आविष्कार बल्ब के साथ अनगिनत लोगों के जीवन को रोशन करने, सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। ऐसे ही अब हम और एग्जाम्पल सोचते हैं, जैसे हेलन किलर, इन्होंने क्या किया, अपनी क्षमताओं में सुधार करने की कोशिश की। अगर ये पहले ही अगर ये सोच लेती कि नहीं मुझसे कुछ भी नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो शायद ही हम इनको नहीं जान रहे होते आज। लेकिन इन्होंने क्या किया कि हाँ ठीक है, मैं जैसी भी हूँ लेकिन मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, कुछ कर सकती हूँ। तो अपनी क्षमताओं में इन्होंने सुधार करने की कोशिश की। समर्पण माध्यम से उन्होंने संवाद करना और एक प्रभावशाली लेखक बनना सीखा। तो आपको मैं थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ कि देखो ऐसे ऐसे हमें एग्जाम्पल लिख कर आने हैं। अब स्टीव जॉब्स, तो क्या हुआ था, इनको 1985 में कंपनी से बाहर कर दिया गया था, परंतु नवाचार और विकास की उनकी अथक खोज ने उन्हें एप्पल में वापस ले लिया, जहां उन्होंने पूरे तकनीकी उद्योग में क्रांति ला दी थी। तो पहले जो कौन से एग्जाम्पल, जो पहले किसी चीज़ में असफल रह चुके हैं,
फिर बाद में, लेकिन आज हम उनकी सक्सेस के कारण ही तो जान रहे हैं ना। अब जैसे शुरुआत में भारी संदेह के सामना करना पड़ा उन्हें, किसका, संदेह का, कि जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का विचार किया, लोगों के सामने रखा, लेकिन उन्होंने चुनौतियों का स्वीकार किया और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के विनिर्माण, बैटरी में सुधार किया, जिसने उन्हें आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक बना दिया है। मानते हो ना ये बात तो। और आज ये इम्पोर्टेंट भी है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर्यावरण के संदर्भ में अगर हम देखे जाए तो सतत विकास, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर हमें अचीव करना, उसमें क्लाइमेट एक्शन भी है एक पार्ट उसमें। अब देखो, ये एक महिला थी, ब्लाइंड वुमेन इन इंडिया, उन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट की और आज ये ब्रेस्ट कैंसर वुमेन का इलाज करती है। तो ये एक ब्लाइंड वुमेन थी। अगर ये नहीं मतलब ठानती कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो पहले तो निश्चित ही इनके सामने बहुत सारे संघर्ष, चैलेंजेस आए होंगे ना, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको स्वीकार किया, उसका सामना किया और निरंतर वो प्रयास करती रही। और आज उनके इस प्रयास के कारण ही आज वो ब्रेस्ट कैंसर से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनका इलाज कर रही है, और इसी वजह से हम इनको जानते भी हैं। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये, अब हमारा जो प्रेम्बल है तो उसमें देखो, हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने स्वीकार किया कि जो SC/ST जातियों को शोषण हुआ है और उन्हें सकारात्मक कार्यों के माध्यम से रिजर्वेशन, मुआवजा दिया जाना चाहिए, वो दिया भी हमारी, क्योंकि प्रेम्बल में लिखा भी हुआ है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, है ना। तो इसकी बात हमारी प्रस्तावना करती है। लेकिन देखो, अब आप जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में डिसीजन दिया SC/ST रिजर्वेशन को लेकर ही, कि उसमें भी एक क्रीमी लेयर है ना। तो ये जो क्रीमी लेयर है, तो और जो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो उसमें भी एक उपवर्गीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि जो पिछड़े जो लोग हैं जिनको सही में इस चीज़ की आवश्यकता है, उन तक वो नहीं पहुंच पा रहा है। जो क्रीमी लेयर है सब वही उसका बेनिफिट ले पा रही है, तो इनमें भी उपवर्गीकरण किया जाए। तो ये जो अब क्या हो रहा है, ये एक तरह से पहले सोचा गया था। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी, आप इस वाले लेक्चर को देखना जो मैंने इस पे लिया है, फिर उसमें मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया कि किस तरह से हम उसको यूज़ करने वाले हैं अपने निबंध में। तो जो सुप्रीम कोर्ट का पहले भी एक निर्णय आया था 2004 में, तो हम उसको पहले देखेंगे, फिर हम बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने जो पहले वो निर्णय लिया था वो गलत है। आज की वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए अगर हमें सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त करना है तो SC/ST में जो रिजर्वेशन है उसमें उपवर्गीकरण करना ही होगा। तो इस तरह से मतलब हम कनेक्ट करते हैं चीज़ों को। तो आप प्लीज़ पहले उसको देखना, फिर क्योंकि वो रिसेंट की घटना है तो हमें अपने निबंध में रिसेंट की चीज़ों को ही ज़्यादा लिखकर आना चाहिए, फिर मार्क्स फिर ज़्यादा मिलते हैं। अब जैसे देखो, जैसे ट्रांसजेंडर है, जब हम ये कहते हैं कि जब हम महिलाओं को अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे कि वो भी काम करे, है ना, तो उससे क्या होगा कि जो हमारी GDP है उसमें 27% की वृद्धि होगी। अब लेकिन ये बताओ, जो ट्रांसजेंडर है, अरे वो भी तो काम करेंगे तो भी तो हमारी GDP में, जैसे महिलाओं में जब 27% की GDP में वृद्धि हो रही है, जब ट्रांसजेंडर को भी हम अगर हमारी सोसाइटी प्रमोट करेगी, उनको मतलब उस तरह से नहीं देखेगी, तो ये भी तो एक तरह से फिर हमारी GDP में योगदान देंगे कि नहीं देंगे। तो फिर हमें ये भी चीज़ स्वीकार करना होगा। ऐसे ही अभी केरला में हाल ही में रिसेंट लैंडस्लाइड हुआ, जहाँ पर ये कहा गया है कि ये इसके पीछे जो है ना मानव जनित घटना के कारण ज़्यादा इसमें रेलिवेंट है। ये नहीं कि प्राकृतिक तो है ही, लेकिन मानव ने जो कार्य किए हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो वहाँ पे चल रहे हैं, उनकी वजह से ये हुआ है। तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि सस्टेनेबल ग्रोथ पे हमारा ध्यान नहीं है। तो वही चीज़ है कि हमें स्वीकार करना होगा कि अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो हमें सस्टेनेबल ग्रोथ पर ध्यान देना होगा, वरना जो हमने ग्रोथ की भी है वो हमारा जो पर्यावरण है वो अपनी कीमत, जो हमको नुकसान पहुंचा रहा है वो अपनी कीमत वसूल लेगा। क्लाइमेट चेंज आज हो रहा है, हम देख रहे हैं, है ना। तो ऐसे आपको ना सोचना है, सोचो जितना ज़्यादा सोच सकते हो। अब जैसे मान लो एजुकेशन है, हेल्थ है ना, इन सब में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इनमें इन्वेस्टमेंट कितना कम किया जाता है। तो ये आज ज़रूरत है ना कि हमें इनमें अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाना होगा, क्योंकि अब देखो जो कोविड-19 आई थी तो उसमें क्या हुआ था, हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी सारी हकीकत सामने आ गई थी, है ना। तो अब मान लो अगर भविष्य में ना करे, ऐसी कोई आ जाए हमारे सामने परिस्थिति, तो फिर से, तो इसलिए आवश्यकता है हम ये काम करें, इनमें हमारा इन्वेस्टमेंट करें। फार्मर के रिलेटेड कोई समस्या है, वुमेन एम्पावरमेंट, तो अपने सिलेबस से ही आ रही है सारी चीज़ें। तो हम जब करंट अफेयर्स करते हैं ना तो उसमें बहुत सारी रिपोर्ट आती है, तो हम उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता सकते हैं,
फिर हमें उनको लिखना है कि अब टाइम आ गया है कि हम उस सारी चीज़ों को स्वीकार करें और उनमें सुधार करें। फिर लेकिन जो कोई भी जैसे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जहाँ हमने स्वीकार किया है, और मतलब अच्छी चीज़ें जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने वाला है ना, तो वो अच्छी चीज़ है। ऐसे ही मिशन लाइफ अच्छी चीज़ है। तो जो भी सब हमने अच्छी अच्छी कार्य करे हैं उन्हें फिर लास्ट में लिखना है, क्योंकि सारी हमें वो गलतियां नहीं दिखानी है, हमें सिर्फ अच्छे एग्जाम्पल भी नहीं दिखाने तो सारे बुरे भी नहीं दिखाने। एक बैलेंस लेके चलना है, कुछ अच्छे बताने हैं कुछ बुरे बताने हैं, है ना। पूरा मतलब एक ही पॉइंट पे मत लिख कर आ जाना सारे एक चीज़ें को, आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। फिर अंत कैसे करेंगे कि अंत में हम कह सकते हैं कि सफलता एक बहुत ही गतिशील अवधारणा है, हालांकि इसे कभी भी पूरी तरह से हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण चरणों को स्वीकार करने के साहस और सुधार करने के लिए सफर पर के माध्यम से इसका जो स्वाद है वो हम चख सकते हैं। अब देखो, अब ना बहुत सारी चीज़ें ना उसकी हम यहाँ पे भी देखेंगे कि हम उसी चीज़ को पढ़ के इस हिस्से में भी यूज में ले सकते हैं। जैसे छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। तो आप बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत भागो, अभी देखना हम वहाँ की चीज़ों को यहाँ पे भी कैसे यूज़ करेंगे। जैसे आप ये लिख सकते हो कोट कि कल कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो उपयुक्त पंक्तियां निबंध के विषय के साथ सही प्रतीत होती है कि कोई भी समस्या बुरा वक्त आने से पहले ही हमें तैयार रहना चाहिए ताकि उन समस्याओं का मुकाबला हम आसानी से कर सके। अब आप पहले सोचो, ऊपर तो आपको इतनी सारी चीज़ें दी गई ना, तो अब आप अब भी पॉज नहीं किया तो अब भी पॉज करके सोचो कि अच्छा जो ऊपर कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं अभी लास्ट में जो हमने डिस्कस किया है, तो उसको मैं यहाँ पे किस तरह से यूज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। पहले सोचना, ठीक है, फिर देखना। अब आप देखो, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आती है तो उसमें हमारी जो रैंकिंग होती है वो कितनी पीछे होती है, तो उस रैंक को इस तरह से यूज़ करते हैं हम अपने मेंस में, सिर्फ उसको याद करके नहीं रखना है, ठीक है। तो अब छप्पर मरम्मत करने का सही समय है कि हमें अपनी जो वुमेन एम्पावरमेंट है उस पर ध्यान देना होगा। हमें जो रवांडा का जो मॉडल है हम उससे सीख सकते हैं। अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ते हो, मैं आपको पढ़ाती हूँ, मेरी करंट अफेयर की सीरीज आती है, क्योंकि उसमें मैं सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं कराती, उसको GS 1 2 3 4 ऐसे इन सारी चीज़ों से रिलेट करवा के फिर हम अपने स्टैटिक पार्ट से रिलेट करते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं। तो रवांडा का मॉडल अपनाया जा सकता है ना। ऐसे IPCC की 6th रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज पे आई, तो क्या छप्पर मरम्मत का अभी भी इतनी ज़्यादा त्रासदी आई नहीं है, अभी भी समय है, आप सस्टेनेबल ग्रोथ पर ध्यान दो। ऐसे ही जैसे कि फिर अच्छा एग्जांपल देखो, जिस जलवायु सम्मेलन में हमारे PM द्वारा मिशन लाइफ को अपनाना, हमने ऊपर भी इसी की बात की थी, तो ये दृष्टिकोण उन्होंने दुनिया के सामने रखा। तो वही चीज़ों को हम देखो बार बार यूज़ करते हैं। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि 700 मिलियन से भी ज़्यादा लोग भूख से पीड़ित। यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में कैसा होगा, हमारा कुपोषित होगा, और जब ये कुपोषित होगा तो गरीबी का दुष्चक्र प्रारंभ हो जाएगा। तो अभी भी समय है, संभल जाओ, इस पर ध्यान दो। क्या करना चाहिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे इंडिया के लेवल पे देखो वो लाओ, उसमें भी चावल देते हो तो जो दालें हैं, जो पौष्टिक आहार है, उनको उसमें ऐड करो इस तरीके से। ऐसे देखो, अब देखो बात होती रहती है डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अरे जब स्किल ही नहीं होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेमोग्राफिक डिजास्टर में। तो क्या छप्पर मरम्मत करने का सही समय क्या है, अभी है। जब ये निकल गया तो फिर आप क्या करोगे डेमोग्राफिक डिविडेंड का, फिर तो हमारे पास नई समस्या आ जाएगी। जैसे चाइना में जो ओल्ड पॉपुलेशन बढ़ रही है, फिर तो वो समस्या आ जाएगी। और जब हमारी तो ओल्ड पॉपुलेशन कैसे होगी, जब हमने स्किल दिया ही नहीं होगा तो हमारी ओल्ड पॉपुलेशन कैसे होगी, फिर वही समस्या बन जाएगी। तो जरूरत है ना अभी इस पे ध्यान देने की। अब देखो करप्शन इंडेक्स आता है, कौन निकालती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालते हैं। क्या कह रही है उसमें, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार न हो। तो जो सबका साथ सबका विकास का जो सपना है वो तो बहुत दूर नजर आ रहा है। ऐसे ही आतंकवाद, सांप्रदायिकता, हेट स्पीच, नशे की प्रवृत्ति, है ना। तो अपने ये सिलेबस का ही तो पार्ट है सब कुछ। अपने जाओ और अपने सिलेबस को सोचो। डिजिटल गैप क्या करेगा, गरीबी के दुष्चक्र को प्रारंभ कर देगा, जैसे AI ChatGPT, है ना। इन सब के कारण क्या हो रहा है, डिजिटल गैप आ रहा है, और उससे क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप इन सारी मुद्दों पर ध्यान नहीं दोगे तो ये सारी जो चीज़ें हैं आगे बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो इस पे इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे ही अब देखो, तो हमारे सिलेबस को याद करो
कौन कौन सी प्रॉब्लम है। जैसे हम हिस्ट्री में गए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने गए, हमने देखा यार वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमारा अब वर्तमान में कैसा है ड्रेनेज सिस्टम, वो तो कहीं से भी अच्छा नहीं है, नहीं है ना। तो और अभी आपने देखा हो कि ओल्ड राजेंद्र नगर में जो इंसिडेंट हुआ, जहाँ पर बच्चों की डेथ हो गई वहाँ पानी की वजह से, ड्रेनेज सिस्टम खराब होने की वजह से। तो ये तो सिर्फ जैसे इन बच्चों की बात है, लेकिन दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो तो काफ़ी टाइम से ख़राब है, ये तो सबको पता है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। चलो यहाँ तो सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात हो गई, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम तो सबको पता है ना, जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं है अच्छा। तो आप तो ध्यान दे ही नहीं रहे हो ना, ये तो चलो अब हुआ है ना। अगर आप पहले से ही ध्यान दिए होते तो ये समस्या नहीं होती ना। तो वही कह रहे हैं कि छप्पर मरम्मत सही करने का समय कई बार होता है कि तुमने उस समय को भी निकाल दिया। केरला में अभी जो लैंडस्लाइड हुआ है, फिर क्यों हो रहा है ये, क्योंकि हम छप्पर मरम्मत करने का समय भी हमारा क्या हो रहा है, निकले ही जा रहा है, हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये सारे इंसिडेंट होते ही जा रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट में वही मैंने बता दिया, रवांडा का मॉडल। ट्रांसजेंडर लोग हैं तो या जब वुमेन में 27% जीडीपी का हमारा योगदान दे सकते हैं, तो हम इन पर भी फोकस कर क्यों ना फोकस करें। ये भी तो हमारी जीडीपी का पार्ट है, ये भी तो हमारी जीडीपी में योगदान देंगे। नहीं तो फिर वही गरीबी का दुष्चक्र प्रारंभ होता रहेगा इस तरीके से। इसको भी ध्यान दो, जो स्किल करो इनको। अब जैसे पॉलिटी में सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशन है ना, वो उनमें द्वंद्व बना रहता है। तो जो एसडीजी गोल है वो कैसे प्राप्त होंगे, तो इस जो रिलेशन है उन्हें सुधार करो, उनमें सुधार होगा तो जो हमारे एसडीजी गोल्ड है जो हमें 2030 तक प्राप्त करने हैं, तभी तो उनको हम अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसे ही लड़ाई झगड़ा चलता रहा तो कैसे होगा। अगर विपक्ष है ना, तो विपक्ष को उस तरह से अपनी भूमिका, और विपक्ष भी होते हैं जैसे पॉलिटिक्स में हम गए तो विपक्ष क्या करता है, सिर्फ मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है। लेकिन अगर कोई चीज़ें अच्छी है तो उसका समर्थन भी तो करना चाहिए। जैसे कृषि बिल आए थे, तो ये थोड़ी ना है कि कोई अच्छी चीज़ें भी आ रही है तो आप बस उसमें विरोध करने के लिए बैठ जाओ, आप बस उसमें क्या डिसएडवांटेज है वो तो बताए जा रहे हो। लेकिन रचनात्मक विपक्ष की जरूरत है कि आप उसमें ठीक है सोल्यूशन भी तो बताओ ना, कि आप ये पॉइंट में डिसएडवांटेज है तो उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो वो सोल्यूशन दो। तो इसलिए जो सेंट्रल स्टेट का रिलेशन है, समय है, अगर आपको इन सब समस्याओं से उभरना है तो छप्पर मरम्मत करने का सही समय अभी है, आप उनमें सुधार करो। ऐसे हम अपने सब्जेक्ट में घुस जाएंगे। इंटरनल सिक्योरिटी में बॉर्डर मैनेजमेंट, अभी रिसेंट में जो बांग्लादेश में घटना हुई, रिफ्यूजी का आना अपने यहाँ पे, फिर वहाँ पे वैसे ही वो अफीम क्षेत्र है। तो अगर हम अपने बॉर्डर मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे तो क्या होगा, उससे ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिलेगी। तो हमें आगे और भी पता नहीं कुछ ना कुछ घटनाएं होती ही रहती है, तो हमें सही समय है कि हम उन पर ध्यान दें। अब लेकिन जहाँ जहाँ पर हमने ध्यान दिया है, कुछ अच्छी बातें भी हमें बताने, जैसे G20 में हमने वासुदेव कुटुंबकम की बात की है, मिशन लाइफ, SC/ST पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, है ना। तो अब फिर से सिलेबस उठाओ, जो भी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए स्टेप लिए गए हो, है ना, उनको लिखो। जैसे गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं उन सबको लिखो। तो फिर आएगा कि अतः कहा जा सकता है कि समय कैसा भी हो, अच्छा या बुरा आदि, हम भविष्य की सभी संभावनाओं के प्रति तैयार हैं। तो हमेशा के लिए हम हमारे समय को अच्छा बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एकजुट होकर मेहनत, समर्पण, लगन, साहस, धैर्य और आत्म अनुशासन से कार्य करना होगा। तो देखो, जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो अब देखो, आप अपने संदर्भ में भी इसको लेके सोचो कि ठीक है, अगर आप इस बार का मेंस नहीं लिख रहे हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम तो आपके सामने भी ये सिचुएशन आने ही वाली है, तो आप अभी से ही प्रिपेयर कर लो ना अपने एसए वाले पार्ट को, एथिक्स वाले पार्ट को, मेंस वाले पार्ट को अच्छे से, ताकि जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो तो 2-2.5 महीने का जो समय मिले उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगा सको, ना कि ये टेंशन में डोलो कि मेरे पास तो कंटेंट ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो आज से ही आपको क्या होना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा, है ना। तो आपने अपने संदर्भ में भी इसको समझ लिया, तो इसलिए सोचो, ज़्यादा तरीके से उसको चीज़ों को सोचो, एक ही चीज़ को कई एंगल में तोड़ो, कई डायमेंशन में देखो, है ना। उसी कम रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना सीखो। 2 ही तो ऐसे लिख के आने हैं हमें बस। तो और अगर आपने मेरे जो एसए के लेक्चर की पूरी सीरीज़ नहीं देखी है, कोई भी अगर नया स्टूडेंट यहाँ पर देख रहा है तो प्लीज़ उसको पूरी फॉलो करें, उसको स्टार्टिंग से देखें, तभी आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों को समझने में, कनेक्ट करने में।
तो इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ। और अगर आपको मेरा ये इनिशिएट पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते